हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का 11 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। परसेंटेज का हम लोग सीट नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसका 65 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना है तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या थी, ठीक है। देखिए, इसको हम रेशियो से कर सकते हैं, फार्मूला सक्सेसिव वाला जो फार्मूला था उससे भी कर सकते हैं। देखिए, या इसको हम 100 मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया 5% बढ़ी है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। 1/20 यदि बढ़ी है तो इसका बढ़ी है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 21/20, ठीक है, इंटू। देखिए यहाँ पे 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। यदि यह कमी हुई है तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 1 कम 25 में 1 कम 24/25, ठीक है। देखिए 4 6 के 4 5 है, क्या हो गया? 126/125। ये क्या होगा? शुरुआत में किसी शहर की जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 125। तो अब दो वर्ष बाद कितना होगा? 126, ठीक है। देखिए तो ये मैंने बताया था, जो ये बेस होता है यही क्या होता है? बेस वैल्यू होती है, यही क्या होती है? शुरुआत की वैल्यू होती है। जो भी शुरुआत में था वही होती है, ठीक है। ये क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है, इनका डिफरेंस, ठीक है। देखिए दिया कि यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो पहले शुरुआत में जनसंख्या थी। देखिए 126 का वैल्यू दिया है कितना? 55 12 248 इतना है, तो इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखिए इसको 9 से कराते हैं। 9 से 14 बार में 9 छके 54, 9 एका में 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 2 से 7 से 2 7 8 56, 7 7 49, 7 चौक 28, फिर 7 9 63, 7 छके 42, ठीक है। अब 2 से 4 2 चौक 4 3 7 4 8, ठीक है, इतना बार, ठीक है। अब देखते हैं 126 का इतना गुना है तो 125 का भी इतना गुना होना चाहिए। 4 3 7 4 8। अब देखिए 125 है, ठीक है, इसमें 3 5 है, ठीक है। इसमें तो दो दो है, तो दो डबल जीरो तो आना ही है लास्ट में। यहाँ भी डबल जीरो है नहीं, यहाँ भी डबल जीरो नहीं, यहाँ भी डबल जीरो नहीं है, डबल जीरो सिर्फ इसमें है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 125 है और यहाँ इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो क्या होगा? दो जीरो तो लास्ट में आना ही है। इसमें अगर इसमें भी 3 2 होता है तो लास्ट में 3 0 आता है, लेकिन यहाँ पे किसने 2 है, ठीक है। यह 8 से नहीं कटेगा, सिर्फ 4 से कटेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक मैटर, ठीक है। इसको रेशियो से इस तरह भी कर सकते हैं, इसे 5% बढ़ी है, ठीक है, और फिर से 4% क्या हो, ये घटी है, ठीक है। तो 5% बढ़ी है तो इसका फ्रैक्शन रेट कितना होता है? 1/20। इसका 1/25 कटिए, ठीक है। देखिए 20 से 21 हो गया, 25 से 24 हो गया, 4 6 के 4 5 है, तो 125 126, ठीक है। यही आ गया ना। अब देखिए
फार्मूला से देख लीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 5 माइनस 4 माइनस 5 गुणे 4 बटे 100, ठीक है। क्या हुआ, 1 माइनस 0.2% होता है, ठीक है। 0.8%, 0.8% मतलब कि 8, यदि इसको हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100, 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे फिर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 100, ये क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। 125 एक में तो क्या होगा 126 बटे 125, वही आ गया। या तो ये फार्मूला मैटर है, ठीक है। ये रेशियो है, ठीक है, ये और ये दोनों रेशियो है, ठीक है। देखिए अब 67 नंबर क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई है, तीसरे वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि हुई है। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसको भी, देखिए इसको तो हम 100 मानकर कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। दशमलव में रेशियो क्या है, टिपिकल है, इसलिए इसको हम 100 मानकर कर नहीं सकते, ठीक है। ना तो इसको हम फार्मूला से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ हम रेशियो से ही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रेशियो से 16/2/3, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, ये वृद्धि हुई तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 7/6, 37.5%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/8, कमी हुई तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 5/8, ठीक है। 57 से 1/7%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 4/7, तो वृद्धि हुई है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 11/7, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 11/55/48, ठीक है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो मतलब 55 का वैल्यू कितना दिया है, 55 का दिया है 275, ठीक है। तो इसका पूछा है, ठीक है। देखिए ये कितना गुना है, ये 5, 11 दूनी 11 5 है, 5000 गुना है, ठीक है। इसका 5000 गुना 8 40 24 240,000, ये है हमारा आंसर होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर 16 से ही 2/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, आइए, और 37.5% की कमी हुई है, 57 से 1/7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, इसका होता है 3/8, ठीक है। ये घट रहा था 3/8, इसका होता है 4/7, क्योंकि 1/7 का होता है 14 से 2/7, तो यह इसका क्या है 4 गुना है, ठीक है। अब देखिए पहले यदि जनसंख्या क्या थी 6 थी, तो अब बढ़कर कितने हो गई 7, 6 से बढ़कर 7, ठीक है। यदि पहले 8 थी तो अब घट कर कितने हो गए 3 घट गए, तो अब कितना बचा 5, तो 8 5, देखिए ये 7 थी तो 4 बढ़ गया कितना 11, 7 ये 7 क्या 48 या 55, ठीक है। शुरुआत में जनसंख्या यदि 48 थी तो अब कितने हो गए 3 साल बाद कितनी हो गई 55, ठीक है। यही 55 का वैल्यू कितना दिया है 275, ठीक है, इतना दिया है। तो इसका मान क्या पूछा है, ठीक है। देखिए ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, ठीक है। अगर रेशियो से करना ही है
तो हमें मल्टीप्लाई फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। हम इसी तरह आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस तरह करेंगे, ठीक है। इस तरह थोड़ा, इस तरह भी अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा क्या होगा, 2-3 स्टेप ज़्यादा लिखना है, ठीक है। इस तरह आसान है, ठीक है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। पहले 2 घंटों में रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती हैं, ठीक है। अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती हैं, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती हैं। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें, ठीक है। देखिए पहले 2 घंटे में रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती है, मतलब कि 1 घंटे में कितना बढ़ती है, 10%, ठीक है। तो देखिए 10% बढ़ रही है, तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/10। तो क्या हो रहा है, 10 से क्या हो जा रही है, 11 पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी 10 से 11, अगले 1 घंटे में 10% कम हो जा रही है, मतलब कि 10 से क्या हो जा रही है, 9। अगले घंटे में स्थिर रहती है, स्थिर रहती है तो क्या 1 से 1 ही रहती है, मान लीजिए 1 से। फिर 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से क्या बढ़ती जाती हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, तो बढ़ रही है। तो 20 से 21, फिर 20 से 21, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, कुछ नहीं कट रहा है। ये क्या होगा, 4 कितना, 50, ठीक है। ये कितना होगा ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे 21 441 गुणे 11 100 11 99 99 गुणे 99 गुणे 11 99 गुणे 11 तो 11 99 गुणे 11 तो 11 9 99 11 9 99 99 9 108, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है, यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती इतना है, मतलब कि इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 40,000, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या पूछा है, ठीक है। ये कितने गुना है, लगभग 1/10 गुना है, ये इसका 1/10 गुना है, ठीक है। तो इसका भी 1/10 गुना क्या होगा, देखिए अब इससे इसमें गुणा ही करेंगे, आपको मजबूरी है। 1089, ठीक है, 9801 36 48 51 5 4 6 1 5 4 9 4 8 7 9 4 ये तो अच्छा 36 35 35 6 5 3, ठीक है। अब होगा 9 4 2 0 8 4, अब बटे 10 करना है ना, तो 10 मतलब इतना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 48 2 0 2 5, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पूछा है, ठीक है, लगभग में पूछा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह दिया, अगर रेशियो में करना है, ठीक है, तो हमें इस तरह ना करके, ठीक है, जो
10% प्रति घंटे से बढ़ रही है 2 घंटे में, ठीक है। तो 10 से 11 तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 10 का 11/10, तो 11/10 और 11/10, ठीक है। 10% कम हो रही है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 9/10, तो 9/10 ये स्थिर रही है तो 1/1, ठीक है। 2 घंटे में 5% अब बढ़ रही है, ठीक है। 21 गुणे 20, ठीक है। ये तो इस तरह हो गया। अब वही है, ठीक है। नीचे 450 ऊपर क्या हो जाएगा वही 4 से 41 गुणे 1089 वही आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 1/10 गुना, इसका 1/10 गुना ज्ञात करना, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। रेशियो से करना है तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ये क्या है ज़्यादा आसान है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये है करेंट ईयर, ठीक है, मतलब कि जो ईयर चल रहा है, ठीक है। इससे क्रमागत 2 वर्ष पहले, तो ये मान लीजिए कि क्या 2023 है, मान लीजिए 2022, ये 2021, ठीक है। मान लीजिए कि 2021 में जनसंख्या कितनी थी, मान लीजिए कि 100 थी, ठीक है। 10% बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर 10% बढ़ रही है कितना होगा 110, ठीक है। इस 10% बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 11/10, फिर से 10% क्या हो रही है बढ़ रही है, मल्टीप्लाई फैक्टर 11/10, ठीक है। कितना हो जाएगा 144, ठीक है। 10% बढ़ रही है ना, हम तो बढ़ा दिए तो 121 होना चाहिए, सॉरी। इसका और इसका अंतर दिया, इसका अंतर कितना है 10 का वैल्यू कितना दिया 5000, 500 गुना, तो इसका भी 500 गुना होना चाहिए, कितना होगा 100, 500, 6 से 5, 21 5 105, 100 में 500 500, तो 500 प्लस 105 605, ये होगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन, हर साल वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर इतना है तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल मतलब संख्या का 40% है, ठीक है। देखिए हर साल किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए तीसरे और चौथे वर्ष के जो संख्या है उसका अंतर दिया है, ठीक है, और दूसरे वर्ष की संख्या पूछा है, ठीक है। तो इसमें पहले वर्ष का तो कोई मतलब कि जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इसमें तीसरा और चौथे वर्ष की संख्या क्या अंतर पूछा है, अंतर क्या दिया है और इसका पूछा है, ठीक है। इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे हल ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कितना, मान लीजिए कि दूसरे यहाँ 100 है, ठीक है। पहले साल वस्तु की कीमत कितनी है 100 है, ठीक है। यहाँ दूसरे साल वस्तु की कीमत 100 है, ठीक है। 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ गई, 20% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होता है 6/5, तो 20 है 120, ठीक है। फिर से 20 बढ़ गई, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा बढ़ जाता 5/6/5, ठीक है। 5 से 24 है, 24 है 144, समझ में आया। अब देख दूसरे तीसरे और चौथे मतलब कि 120 है 144, इसके बीच में कितने का अंतर है 24 का, तो ये 24 का वैल्यू कितना है
259.2, ठीक है। ठीक है, कितने गुना है देखिए, 24 का में 24 1 19, तो 19 तो जाएगा नहीं, तो 0.8 है, 192 8, ठीक है, 10.8 गुना है, ठीक है। तो अब पूछा क्या, तो इसका भी 8 गुना 10.8 गुना होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 108, ठीक है, 108, ठीक है, इतना। अब इसका क्या दिया है 40%, मतलब कि 2/5, ठीक है, 5 दूनी 5 का 5 6 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 432 हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये होगा सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 100 मानकर 20% बढ़ाएंगे, फिर से 20% बढ़ाएंगे, फिर से 20% बढ़ाएंगे, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटेड होगा, ऐसे कोई मतलब कि इसमें कोई इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब कि 100 यहाँ मानने का कोई मतलब कि उचित नहीं है, ठीक है। और देखिए वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गई थी। वर्ष 2019 में जोकर ने काफ़ी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। फिर से वर्ष 2022 में जनसंख्या 36.36% की वृद्धि हुई। यदि 2022 के अंत में शहर गौतम की जनसंख्या 1.05 लाख है, तो वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या कितने % कमी आई थी। 19 में देखिए वर्ष 2016 में एक शहर की जनसंख्या क्या थी 80,000। बताइए, देखिए यहाँ पे 1.05 लाख है, ठीक है। तो हम 80,000 को भी लाख में बदल लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.8 लाख, 0.8 लाख हो जाएगा। 80,000 को हम कह सकते हैं 0.8 लाख है। और देखिए 2017 में 26% बढ़ी, ठीक है। 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 13/50, तो जनसंख्या क्या हो गई 50 से 63, 22.22%, मतलब कि 2/9, 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11.11, तो 11.11 का कितना है 2 गुना है, तो उसका भी 1/9 का भी 2 गुना कितना होगा 2/9, 2/9 मतलब कि 9 से 11, इतना बड़ी है, ठीक है। 19 में जोकर ने काफ़ी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। तो मान लीजिए कि 2019 में 1 से थी, ठीक है, तो कमी होगा कितना हो गई वाई हो गई, ठीक है। और देखिए अब फिर से 2020 में जनसंख्या 36.36% की वृद्धि हुई। तो बताइए ये कितना है 9.09% का कितना है 4 गुना है। और 9.09 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/11, तो 1/11 का ये 4 गुना हो जाएगा कितना 4/11, तो 11 से 15, ठीक है। अब देखिए अब जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा इनिशियल होगा कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, और यहाँ आएगा वो क्या होगा कि अंत में कितनी हो गई, ठीक है। तो देखिए प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 80,000 थी, 80,000 को मतलब कि मैंने लाख में बदला तो कितना होगा 0.8 लाख, ये क्या हो जाएगा 0.8 लाख। अब देखिए अंत में कितने हो गए 1.05 लाख, मतलब कि ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाए 1.1 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 10.5, तो यहाँ पे 1 दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80,
ये कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो ये 16, ये 21, ठीक है। 5 से कटाएंगे तो 16 50 21 50 105, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए मैंने यह कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में बता दिया है, ठीक है। जब यहाँ पर एक्स वाई हो इसका मान निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स है ना 16, यहाँ पे होगा 63 11 15 गुणे 63 11 गुणे 15, ठीक है। अब वाई का 21 गुणे 50 गुणे 9 गुणे 11, 50 गुणे 9 गुणे 11। या तो हम इसको इधर भी कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने डिटेल में यहीं पे लिख के कटाऊंगा, ठीक है। तो 11 से तो 11 कट जाएगा, ठीक है। 9 7 है, ठीक है। 7 3 के, ठीक है। 3 5 है, 5 10 कितना 8 5, मतलब कि एक्स वाई का रेशियो क्या हो जाए 8 से कितना हो गया 5। यदि कितने कमी हुई 3 की कमी हुई कितने पे 8 पे, मतलब कि 37.5% की क्या हो गई कमी हो गई। माइनस है तो कमी हो गई, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जैसे कि 26% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा वृद्धि हो रही तो 63/50 63/50, ठीक है। 22.22%, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 11/9, तो 11/9। और इतना कम है तो मान लीजिए कि पहले वाई एक्स थी तो कितना होगा वाई हो गई, ठीक है। इंटू अब इसका क्या होगा मल्टीप्लाई फैक्टर 4/11, तो 15/11। अब कितना होगा ये पहले कितनी थी पहले थी, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/21, तब कटा लीजिए 9 7 7 3 के 11 से 11 5 3 5 10 3 से 3 आई 5 8 कितना होगा वाई बटे एक्स इक्वल टू कितना होगा 5 8 5 8 वही है ना, पहले 8 था तब कितना होगा 5, तो कितने 3 की कमी हो गई 8 पे। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सोनू का वेतन 1 वर्ष के तिमाही में 27,274.4 रुपये से बढ़कर इतना रुपये हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तिमाही में इतना से इतना हो रहा है, ठीक है। 2 7 4 कितना हो जा रही है 5 8 3 2, ठीक है। देखिए तो दशमलव से तो दशमलव कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा 27 44 58 32, ठीक है। ये क्या है तिमाही है, ठीक है। तो अगर प्रत्येक माह का हमें निकालना है तो क्या होगा हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 14 ये 18, क्या हो जाएगा 7 9 से कितना हो रहा है 2 बढ़ रहा है कितना 7 पे, क्या हो जाएगा ये होगा 28.56%, ठीक है। ये ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। पिछला वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, इस कारण इसकी सैलरी में 26.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन इतना रुपये कम कर दिया गया, ठीक है 2550 रुपये।
रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। अब उसका वर्तमान वेतन इतना 15,300 रुपये हैं, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। देखिए मैंने बताया था, तो परसेंटेज और यदि किसी संख्या को पहले तो परसेंटेज में बढ़ाया जाए, उसके बाद संख्या में बढ़ाया जाए, उसके बाद परसेंटेज में बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था चेन रूल। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कंसेप्ट चेन रूल। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम चेन रूल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको चेन रूल से किस तरह करेंगे। ठीक है, 26 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 26 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4/15। ठीक है, यह क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 12.5%, 12.5% मतलब कि 1/8, ये क्या हो रहा है, फिर वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई रामू का मान लीजिए कि रामू का मतलब कि पहले वेतन था कितना, 4 था। ठीक है, ठीक है, पहले 15 था, सॉरी 15 था, तो 15 था, उसके बाद कितना हो गया, 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन फिर 25-50 क्या हो, कम हो गया। ठीक है, फिर से क्या होगा, 25,2,550 रुपये क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, फिर से उसका क्या होगा, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, फिर इसका वेतन 12.5% बढ़ गया, मतलब कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/8। 8 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब उसका वेतन कितना हो गया, इतना होगा। ठीक है, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, 153। ठीक है, इतना कितने गुना है, यह 17 गुना है, 1700 गुना है। ठीक है, तो ये भी 1700 गुना कितना हो जाएगा, 17 8 136, इतना गुना। ठीक है, अब देखिए 19 है ना, 19 में इतना घटाए हैं तो क्या आया है, इतना है। ठीक है, फिर 19 में इतना घटाए हैं तो इतना आया है, तो फिर से हम इसमें इतना जोड़ देंगे तो यही ना आएगा। हाँ, तो 36 में 36 एक इतना में इस तक को हम जोड़ देंगे, 0 0 1 6 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 161। ठीक है, ये कितने गुना है, 5। ठीक है, 19 8 है, 19 5 95, इतना गुना है, तो इसका भी इतना गुना होना चाहिए। 15 5 75, 15 8 20 से 20 127, इतना। ठीक है, 12,750 हमारा आंसर होगा ये। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3% तथा 92,000 बढ़ जाती हैं, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती हैं, और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुका है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाएं। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, पहले क्या है, परसेंटेज है, उसके बाद क्या है, संख्या है, उसके बाद क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो उसको किस तरह करेंगे, हम लोग चेन रूल से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 5/12। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है,
पहले क्या हुई जनसंख्या मान लीजिए 12 थी तो 5 बढ़ गई, कितना हो गया 17। पहले वर्ष 5 की वृद्धि हुई, ठीक है। 12 से कितना हो गया 17, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना हुई 92,000 बढ़ गई, ठीक है। बढ़ी कितना 92,000, ठीक है। उसके बाद 10% घट जाती है तो 10 से कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब देखिए अब दिया है कि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है, ठीक है। और देखिए इसका अब पूछा है कि ये जो अब जो जनसंख्या कितनी हुई है 9 हुई है ना, वो क्या दिया है क्वेश्चन में 12 का कितना हो गया है 3 गुना। तो ये तो 12 ये 9 है, ठीक है। क्या 12 का ये 3 गुना है, नहीं। ये 12 का देखिए 12 का 3 गुना होगा क्या, 12 का 3 गुना होगा 36, 12 36। तो यहाँ पे क्या 36 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 36 करने के लिए हमें यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 क्या होगा 36, ठीक है। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या होगा 40 रेशियो 36। अब देखिए यहाँ 12 से क्या होगा 17, देखिए 17 में हम 92,000 जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया है 40 आए है। देखिए यदि हम 17 है यहाँ पे, ठीक है, 17 में 92,000 जोड़ दिए हैं तो क्या आया है 40 आया है। देखिए 17 और 40 के बीच का अंतर कितना है, 17 और 40 के बीच का अंतर कितना है 23। 23 का मान कितना है 23 का 17 में हम 23 का वैल्यू दिया है 92,000, इसके कितने गुना है 23 चौके 40 4,000 गुना, ठीक है। अब पूछा क्या है प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि 5 की। तो 4,000 का 5 गुना निकालिए, 5 चौके 20, ये हमारा आंसर होगा। अरे 5 गुना 4,000 क्या यही ना होगा। देखो 75 नंबर क्वेश्चन आप देखो, यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए आयत होता क्या है, यही ना आयत है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लंबाई होती है, ये क्या होती है चौड़ाई ब्रेथ होती है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। अब दिया इसमें भी 22% की वृद्धि हो गई, इसमें भी 22% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो गई, देखिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए मैंने बताया था जहाँ भी ये मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह है, जहाँ भी मल्टीप्लाई ये गुणा का चिन्ह है वहाँ क्या है सक्सेसिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो 100 मानकर फार्मूला से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तो रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 100 और रेशियो मान कर करेंगे तो क्या होगा, यह ज़्यादा क्या होगा मतलब कि कैलकुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम 100 मानकर करते हैं, देखिए तो 100 पहले 100 था तो 100 में 22% की वृद्धि हुई कितना हो जाएगा 122। फिर से हम 22% की यहाँ वृद्धि करते, इसका 22% इसका 22% यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही गुणा भाग करना पड़ेगा, तो इस तरह भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रेशियो से करेंगे तो 100 से कितना हो गया 122, फिर से 100 से 122, अब करो इससे इसमें गुणा करो, इससे इसमें गुणा करो, ये भी कितना क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ये फार्मूला वाला यूज करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया था कहाँ पे रेशियो करना है, कहाँ पे 100 मानकर करना है, कहाँ पे फार्मूला मानकर करना है, फार्मूला से करना है, ठीक है। देखिए फार्मूला से क्या होगा, इसमें भी 22% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 22% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा 22 + 22 + 22 गुणा 22 बटे 100 परसेंटेज का साइन 22 + 44
प्लस 400 क्या होगा 484 बटे 100 4.84%, मतलब कि 48.84%। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, अगर फार्मूला से करना है, यदि हमें फार्मूला तो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस तरह लिख कर एक एक लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 22 की वृद्धि है, तो 22 क्या 44 है, 44 है प्लस 22 गुणे 22 484 बटे 100 4.484। ठीक है, तो ये तो पेन से लिखना ही नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिमाग में ये इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग में ही हो जाएगा। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन CHSL 2018 में। ठीक है, ये आल शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए एक दर ₹8 पर वर्ग मीटर के आधार पर एक अनुमान लगाया गया था, लेकिन काम करते समय आयताकार भाग की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 8% की वृद्धि हुई, या लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ गई। इसके ऊपर और मरम्मत कार्य के लागत में 15% की वृद्धि हुई। मरम्मत की लागत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आयत है। ठीक है, ठीक है, ये आयताकार क्या है, रनवे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि इसकी लंबाई क्या थी, लंबाई L थी, चौड़ाई मान लीजिए B। ठीक है, तो जब लंबाई L थी और चौड़ाई B थी, तो यह अनुमान लगाया गया कि मान लीजिए कि इसका जो इसमें मतलब कि मरम्मत की जाएगी, तो इसका खर्चा होगा, क्या होगा, ₹8 पर वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ग मीटर में ₹8 खर्च होगा। मतलब कि एक वर्ग मीटर मतलब क्या है, वह क्षेत्रफल जिसका लंबाई भी क्या हो, एक हो और चौड़ाई भी क्या हो, 1 मीटर, और लंबाई भी 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर। जिस मतलब कि एरिया का लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर होगा, उसका खर्च कितना होगा, ₹8 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, लेकिन आगे दिया है कि आयताकार भाग की क्या लंबाई क्या हो गई, 10% क्या हो गई, बढ़ गई। 10% लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी क्या हो गई, 10% बढ़ गई, 8% बढ़ गई। ठीक है, और जो ये ₹8 वर्ग मीटर जो रुपये खर्च मरम्मत के लिए खर्च लग रहा था, वो कितना हो गई, उसमें वो 15% तक वृद्धि हो गई। समझ में गया? तब बताइए किसी भी एरिया का जो मतलब कि मान लीजिए कोई भी एरिया हो, उस पे या तो उस एरिया का यदि मरम्मत की जाए, मरम्मत यदि हम कर रहे हैं, या उस पर यदि या कारपेट बिछा रहे हैं, तो उसका जो ओवरऑल कास्ट होता है वो क्या होता है, एरिया। उसका एरिया कितना है, उसके बाद पर स्क्वायर यूनिट कास्ट, मतलब कि उसके एरिया को पर स्क्वायर यूनिट के कास्ट से हम क्या करना है, गुणा कर देंगे तो ओवरऑल कास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर किसी चीज़ का एरिया क्या है, मान लीजिए कि इसका लंबाई क्या है, मान लीजिए कि चौड़ाई क्या है 4, इसका लंबाई कितना है 5। ठीक है, तो इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई 4 है, लंबाई क्या है 5 है। ठीक है, इस पर क्या बिछाना है, कारपेट बिछाना है। ठीक है, या जो कारपेट बिछा रहे हैं उसका कीमत कितना, जो कारपेट बिछा रहे हैं उसकी कीमत कितना है, मान लीजिए कि ₹4 वर्ग ये मीटर। ठीक है, ठीक है, तो क्या करें, इसका पहले तो देखेंगे इसका एरिया कितना है, 5 चौके 20 वर्ग
मीटर, उससे हम गुणा कर देंगे कितना 4 रुपये पर वर्ग मीटर। तब वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट जाए, कितना बचा पीछे 80 रुपये ना बचा। इसका मतलब ये हुआ इसका एरिया कितना है 20 वर्ग मीटर है, तो 4 रुपये वर्ग मीटर मतलब कि 1 वर्ग मीटर जो भी कारपेट है उसका कीमत कितना है 4 रुपया। तो 20 वर्ग मीटर एरिया का कितना होगा, खर्च कितना होगा 20 गुणे 4 कितना 80, समझ में गया। तो इसी प्रकार इसका एरिया में वृद्धि कितना हुई है। एरिया क्या होता है, ये आयताकार है तो एरिया क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये गुणे क्या होगा, इसमें वृद्धि कितना हुई है 15% की। देखिए यहाँ पे क्या है गुणा है ना, यहाँ भी गुणा है ना, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि हुई कितना 10% की, चौड़ाई में वृद्धि कितना हुई 8% की, ठीक है। इसमें पर स्क्वायर यूनिट में कितने की वृद्धि 15% की, ठीक है। तो इस टोटल को क्या है गुणा है ना, इस टोटल को गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है गुणा है ना, मैंने बताया था जहाँ भी गुणा है वहाँ क्या है सक्सेसिव है, वहाँ पे सक्सेसिव है। देखिए तो या तो मैंने सक्सेसिव का जो मतलब कि जब 3% दिया हो तो मतलब कि जो फार्मूला लगाया था उसको लगाइए, या दो को कंबाइन करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम दो कर रहे हैं, ठीक है। 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होगा निकालेंगे, तो 10 18 80 बटे 100 0.8, तो मतलब कि 18.8%, ठीक है। फिर 15%, तब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 15 18 33.8 होगा। उसके बाद 18 गुणे 15 बटे 100, ये 33.8 प्लस 18.8 गुणे 15 बटे 100, ठीक है। 5 से ये 20, ये 5 से 3, तो 18 3 24 और 54, 24 54 और दूसरे करेंगे तो 27 1 2 ये 10, मतलब कि 2.712, मतलब कि देखो 2.712, ये 33.8, तो लगभग कितना होगा लगभग 36% के आसपास होगा। हमारा आंसर होगा यही, ठीक है। हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे ये बता रहे हैं 10% की वृद्धि हुई कितना 10 से 11, 8% की वृद्धि हुई तो 2/25, तो 25 से कितना हो गया 27, 15% तो 20 से 23। अब करो इससे इसमें गुणा, इससे गुणा, इसमें करो, तो क्या होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। हम 100 मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह भी क्या होगा बहुत ही क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। आसान हमारे लिए यही है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 और 18 के निकाले हैं ना, इससे निकाले हैं 10 + 8 + 10 गुणे 8 बटे 100, ठीक है। 10 18 प्लस 80 बटे 100, ठीक है। क्या हो जाएगा तो 80 से 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 80 में 100 से भाग देंगे तो 0.8 होगा, 18 तो क्या हो जाएगा 18.8% आ जाएगा ना, इस तरह, ठीक। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या था 10, 8 और 15 का क्या था सक्सेसिव निकालना था, ठीक है। अब देखिए किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% घटाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। प्रत्येक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा का स्क्वायर मतलब कि भुजा इंटू भुजा। देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, जहाँ भी मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह वहाँ पे क्या करेंगे हम सक्सेस ही लगाएंगे। ठीक है, क्या 17 घटाया जा रहा है ना। देखो अगर किसी संख्या में पहले -x% की क्या है डिक्रीज हुआ, कोई संख्या x% डिक्रीज हुआ, फिर -y% क्या डिक्रीज हुआ, तो जो नेट डिक्रीज या नेट इफेक्टिव होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए x माइनस वाई, और यहाँ क्या पहले यदि देखो x% और y% रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख लो पहले x + y + xy बटे 100 होता है हैं। तब देखो x की जगह पे तो -x है तो -x होगा, y की जगह पे -y तो -y होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस होता है ना, प्लस यहाँ पे -x गुणे -y तो प्लस हो जाएगा, तो +xy बटे 100 होगा % है। इसमें से क्या यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखिए इसमें से माइनस हम कॉमन कर लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन कर लेते क्या होगा x + y -xy बटे 100। ठीक है, ये माइनस क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब भी किसी संख्या में मान लीजिए कि x% की कमी हो रही है, फिर से y% की कमी हो रही है, तो उसका नेट इफेक्टिव होता है क्या होता है x + y -xy बटे 100। ठीक है, ये क्या हो रहा है 17% क्या कमी हो रही है, तो 17 + 17 - 17 गुणे 17 बटे 100। ठीक है, जो इस प्रकार इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसको तो हम परीक्षा में पेन से मतलब कि करना ही नहीं। ठीक है, ये 17 × 7 = 34 माइनस 289 2.89 है, तो क्या हो जाएगा 8 9, तो 11 तो लास्ट में आएगा, एक यही होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आएगा 31.11%। समझ में आएगा। ये देखिए 78 नंबर, किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो आयत के क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, समान का भी कर सकते हैं, लेकिन हम रेशियो और समान करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही क्या होगा कैलकुलेटेड हो जाएगा। इसलिए हमको क्या इस टाइप के मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें फार्मूला से ही करना है। ठीक है, 11% की कमी हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 का 22, 11 + 11 - 11 गुणे 11 बटे 100 %, 22 बटे 121 बटे 100 हो गया, तो 22 - 1.21 क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है और आयत के चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल = लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है गुणा है, तो लंबाई में कितना चेंज कितना दिया है 13%, 13% क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में चेंज कितना दिया है 8%, 8% क्या हो रही है कमी हो रही है। क्षेत्रफल में चेंज दिया है। ठीक है, तो इसको हम 100 मानकर भी कर सकते हैं रेशियो से, या फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मान का या रेशियो से करेंगे तो ये बहुत ही क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह फार्मूला से क्या करेंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला से किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 13% बढ़ रहा है, उसके बाद 8% घट रहा है, 13 - 8 माइनस 13 गुणे 8 बटे 100। ठीक है, 13 में से 8 जाए कितना होगा 5 माइनस 13 8 है 104 बटे 100 0.4%। ठीक है, क्या होगा
तीन दशमलव 969 396%। ये हमारा आंसर होगा 9 ये हमारा आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसका परसेंटेज परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है आयत इक्वल टू चौड़ाई होगा। आयत की लंबाई में कितना दिया, चेंज कितना दिया, 11% की डिक्रीज दिया है। यहाँ पे 11% की इंक्रीज दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में दिया है, चेंज दिया, ठीक है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, या तो इसको हम सम मान के करें, या रेशियो से करें, या फार्मूला से करें, ठीक है। अगर रेशियो सम मान कर तो करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा। देखिए, अगर किसी के, देखिए, अगर कोई किसी संख्या में पहले x% की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है x%, फिर उसके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या पहले x% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x% क्या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। या तो पहले x% क्या हो, बढ़े, या फिर x% पहले क्या हो, बढ़ो, फिर x% क्या हो, घट जाए, फिर से x% पहले या तो घटे फिर उसके बाद बढ़ जाए। तो हमेशा जो उसमें संख्या में चेंज होगी ना, क्या होगी, x² 100 इतना परसेंट की क्या होगी, हमेशा कमी ही होगी, इतना क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। देखिए, ये मैंने बता भी दिया है, ठीक है। पिछला वीडियो में ये भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको यदि हम रेशियो से करेंगे तो 100 से क्या हो जाता है, 8 9, 100 से क्या हो जाता है, 8 111 है। अब इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, तब सॉल्व करो। इस रेशियो से तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होगा। अब देखो, अगर हमें पेपर में सॉल्व करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ये तो क्या हो रहा है, इंक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज वाला तो होगा नहीं, इंक्रीज वाला होगा नहीं, ये होगा तब वाला डिक्रीज ही वाला होगा, ठीक है। पहले x% क्या कमी हो रही है, तो x% पहले कमी हो रही है, 11% कमी हो रही है, तो 11 प्लस x% बढ़ रही है 11, उसके बाद इतना इंटू इतना बटे 100%, ये से ये कट जाएगा, क्या होगा, माइनस 121 बटे 100%, क्या हो जाएगा, 1.21% क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इतना क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें तो कोई ये सब आंसर ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर 17 होता है तो ये हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है, हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। बना ले 1.21 डिक्रीज %, डिक्रीज, ठीक है, हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, 11 बटे 11 के होल स्क्वायर बटे 100, समझ में आया, डिक्रीज, तो 121 बटे 100, ठीक है, 1.121% डिक्रीज।
देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 82 देख लेते हैं, उसके बाद 81 देखेंगे। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो गई। देखिए ये CDS 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, क्या था, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। ये पाई आर क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, लेकिन ये 2π क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये नियत रहता है। ठीक है, यदि बताए यदि वृत्त की परिधि बढ़ रही है, ठीक है, ये बताइए कि वृत्त की परिधि डिपेंड किस पे करेगा, ये त्रिज्या पर डिपेंड करेगा ना। वृत्त की परिधि उसके त्रिज्या पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। यदि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या घटाएंगे तो परिधि घटेगी। समझ में आया। तो जो वृत्त की परिधि होती है कि परिधि और निर्भर करती है समानुपाती हो किसके, आर के। वृत्त की परिधि बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, वृत्त की परिधि घटेगी तो त्रिज्या भी घटेगा। या वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि उसका वृत्त का परिधि क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या घटेगी तो वृत्त की परिधि घटेगा। ठीक है, अब देखिए अब एरिया क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होगा, ये भी क्या कांस्टेंट नियत होगा। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब कि आर इंटू आर। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये यहाँ पे क्या गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है। तो जहाँ पे गुणा के चिन्ह है वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल आएगा। ठीक है, या यहाँ पे दे दे परिधि में, परिधि इतना % बढ़ जाए, तो परिधि डिपेंड किस पे करता है, आर पे, डायरेक्ट आर पे निर्भर करता है। या परिधि में दे दे परिधि इतना % बढ़ रही है, या दे दे त्रिज्या इतना % बढ़ रही है, दोनों क्या है, सेम ही है। या तो परिधि दे दे कि परिधि में इतना % की वृद्धि हो रही है, तभी क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, सक्सेसफुल से। ये त्रिज्या बढ़ रही है, परिधि दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि परिधि डायरेक्ट निर्भर करता है किसके, आर पे। ठीक है, देखिए परिधि बढ़े कितना, 15%, तो 15 का सक्सेसिव हम क्या निकाल देंगे। ठीक है, 15 + 15 + 15 × 15 100। ठीक है, 15 × 15 30 प्लस 15 × 15 225 × 100 क्या होगा, 30 प्लस 2.25, ये % होगा, 32.25%। ठीक है, कहाँ है, 32.25%। ठीक है, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में X% की वृद्धि हुई लेकिन खपत में X% की कमी आई, यदि कुल खर्च में 20.25% की कमी आई है, तो यदि कीमत और उपभोग दोनों में X/3% की वृद्धि होगी तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन होंगे। ठीक है, देखिए खर्चा बराबर क्या होता है, व्यय या खर्चा बराबर होगा क्या, खर्चा इक्वल टू होता है कीमत गुणे उपभोग। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। इस पे सीट नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, देखिए कीमत में X% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कंजप्शन में X% की, खपत में X% की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका और इसका X% की, X% की यहाँ कमी हो रही है, यहाँ X% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो इसका सक्सेसिव होगा क्या, X
माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, यही होगा परसेंट। क्या होगा, इतना होगा, माइनस लगाया तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे 100, परसेंट की वैल्यू होगा क्या, 20.25 परसेंट। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 20 25, तो एक्स बराबर ये 45 का क्या है वर्ग है, एक्स बराबर 45। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि कीमत में भी अभी देखिए दिया है, कीमत में भी एक्स बटे 3% की वृद्धि हो जाए तो एक्स बटे 3 मतलब क्या 15। यदि ई इजकल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस में भी यदि एक्स बटे 3 मतलब 15% की वृद्धि हो जाए, इसमें भी 15% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो व्यय में पूछा इसमें चेंज क्या होगा, ठीक है। तो क्या इसका हम क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15, ठीक है, बटे 100, ठीक है। 15 मतलब 30, 225 बटे 100 2.5 तो 32.25%, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। तिरासी नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 44% तथा दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि औसत दर क्या है। देखिए इसको भी, ये भी क्या है सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है। और वृद्धि औसत दर क्या है, औसत दर पूछा, ठीक है। देखिए पहले कितना का वृद्धि हुआ है इसको देखिए, हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और इसको 100 मानकर और फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको यदि हम फार्मूला से करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। देखिए वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, 44 प्लस 75 प्लस 44 गुणे 75 बटे 100, 25 चौके 25 तिहाई 4 11, तो क्या होगा 9 119 प्लस 33%, ठीक क्या हो जाएगा 19 33 52, तो 152%। अब क्या क्या पूछा है, क्या एवरेज, एवरेज तो इसका आधा कर देंगे, बैठो ये होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि पूछ देगा, ठीक है, हम आयत पे और वर्ग पे क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अगर पूछ देगा इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि होती है तो इसका आयतन में कितना % की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए घन है, ये मान लीजिए घन है, ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी है, ये भी ए है, ठीक है। घन जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो घन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यू, मतलब कि भुजा इंटू भुजा
इंटू भुजा, ठीक है। अगर किसी घन के भुजा में यदि वृद्धि या कमी दी गई है, वृद्धि दी गई है, ठीक है, तो अगर उसके आयतन में अगर पूछ देगा, वृद्धि पूछ देगा, तो उस यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%, यहाँ 20% है, भुजा में वृद्धि हुई तो यहाँ भी 20% हुई होगी, यहाँ भी 20% हुई होगी, यहाँ भी 20% हो गई, ठीक है। प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि है, ठीक है। तो मतलब क्या, इस तीनों का क्या करेंगे हम, सक्सेसिव निकालेंगे, ठीक है। तीनों का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव, ठीक है। भुजा क्या हो रही है, भुजा क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, मतलब कि 1/5, तो 5 से 6, 5 से 6 हो रही है, 5 से कितना हो रहा है, 6। तो अगर वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम में चेंज, आयतन में चेंज, तो क्या इसका घन करेंगे तो क्या हो जाए, 125 कितना, 216, कितने का चेंज आ रहा है, इसको 91/125 और 100%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए, और इसका घन में आयतन में चेंज पूछेगा, तो इस तरह यदि इसके क्षेत्रफल में, तो चारों पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है। तो अगर क्षेत्रफल में चेंज पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, इसी का क्षेत्रफल में पूछेगा तो 6, ये क्या हो रहा है, भुजा क्या 5 से 6 हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल में पूछेगा चेंज, एरिया में चेंज पूछेगा तो क्या, इसको 25, 36, हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, समझ में आया। देखिए, सीट नंबर 2 में 83 क्वेश्चन थे, इसको भी हम लोग क्या कर ले, सॉल्व कर लिए, ठीक है। सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2 दोनों हम लोग क्या कर ले, सॉल्व कर लिए, ठीक है। सीट नंबर 1 में 91 क्वेश्चन थे और इसमें 83, ठीक है। सीट नंबर 1 में 91 थे ना, और सीट नंबर 2 में 83, इतना, ठीक है। लगभग 174 क्वेश्चन हम लोग क्या कर ले, परसेंटेज का सॉल्व कर लिए, ठीक है। और हमारा अभी 2 सीट है, ठीक है, सीट नंबर 3, ठीक है। सीट नंबर 2 तो सॉल्व कर लिए, अब देखेंगे सीट नंबर 3, ठीक है। देखिए, सीट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है ना, वो है इनकम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस पे हम लोग सीट नंबर 2 का है, शुरू में जो क्वेश्चन थे इस पे बन रहे थे, उसको हमने देखा है, ठीक है। लेकिन वो अलग टाइप था, या अलग टाइप होगा, ठीक है। बताए थे आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, ठीक है। आय बराबर क्या होगा, खर्चा प्लस बचत। किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है, 100% होता है। यदि किसी व्यक्ति का आय कितना है, 100% है, यदि वह क्या करता है, मान लीजिए 80% खर्च कर दे रहा है, ठीक है, 80% यदि खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 20%, ठीक है। आय, इसको हम बोलते हैं इनकम, ठीक है। खर्च को एक्सपेंडिचर, इसको सेविंग, ठीक है। तो इसको लिख दे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का आय मान लीजिए कि 100 रुपया है, वह 70 रुपया का खर्च कर रहा है, तो कितना बचा कितना रहा है, 30 रुपया, ठीक है। अब इस पे 2 प्रकार का बनता है, ठीक है। एक इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इस पे एक तो बनता है सिंपल टाइप, एक बनता है स्पेशल, इसको स्पेशल मतलब सक्सेसिव,
ठीक है, सक्सेसिव। अब देखिए, देखते हैं कौन सिंपल और किस प्रकार का क्वेश्चन सिंपल होगा और किस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, सक्सेसिव होगा। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने अपनी आय का मान लीजिए कि 30% क्या कर रहा है, खाने पर खर्च कर दे रहा है। कोई व्यक्ति है 10% क्या कर रहा है, अपनी शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 20% अदर खर्च हैं। ठीक है, तो बताइए उसका बचत कितना कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कितना होगा, 30% क्या कर 30% खर्च हो रहा है, फिर 10%, फिर 20%, कितना टोटल कितना खर्च हो रहा है, 30 30 10 40 20 क्या होगा 60। वो 60% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना कर रहा है, सेविंग उसका कितना हो रहा है, 40। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसमें सिंपल में ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति है अपने टोटल का इतना खर्च कर रहा है। ठीक है, टोटल है। ठीक है, टोटल का 30% खर्च कर रहा है, फिर अपने टोटल का क्या 10% खर्च कर रहा है, फिर अपने टोटल का कितना 20% खर्च कर रहा है। समझ में आया। देखो, मान लो किसी व्यक्ति का आय मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है तो 30% क्या कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है, 30% अपने क्या फूड पे कर रहा है। ठीक है, 10% क्या कर रहा है, मान लीजिए कि एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, 20% क्या है उसका मान लीजिए कि अदर खर्च है, कोई भी खर्च होगा अदर खर्च है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसका 100 का 30% निकालेंगे तो क्या होगा 30 होगा, फिर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, फिर 100 का हम क्या लगाएंगे 20% निकालेंगे तो 20 होगा। टोटल कितना हुआ 60 हो गया। उसका बचा कितना 40 रुपये बचा है। तो ये बताइए, अब हम टोटल अगर इस तरह फिर से 100 का 60%, फिर 100 का मतलब 100 का 30%, फिर 100 का 10%, फिर 100 का 20%, इस तरह अलग अलग निकालने से अच्छा है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज को क्या करें जोड़ दें। 30 10 40 20 60, हम क्या निकालें डायरेक्ट 100 का क्या निकाल दें 60% निकाल दें, क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। हैं, इस तरह भी अलग अलग निकालेंगे तो अभी हमारा क्या है वही आएगा। ये क्या है तो सेविंग है। ठीक है, अलग अलग भी निकालेंगे तो क्या वही आ रहा है, इस तरह भी निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो सिंपल में कोई परसेंटेज दिया है तो सबको हम जोड़ कर क्या करते हैं टोटल से परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सक्सेसिव में क्या रहता है, सक्सेसिव में क्या होता है देखिए, इसमें दिया होगा शेष दिया होगा। ठीक है, अगर 100 रुपया कोई किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में दिया मान लीजिए कि 20% क्या फूड पर खर्च कर दिया। ठीक है, फिर पूछेगा उसका ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 20% क्या फूड पर खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसका मान लीजिए कि 37%, मान लीजिए 37%। ठीक है, मान लीजिए कि किसी गाड़ी के किराया पर मान लीजिए पेट्रोल पर खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा उसका मान लीजिए कि 30% मार्केट में खर्च कर दिया, मान लीजिए कि कपड़े उपड़े खरीदने में खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो बचा वह क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बचत तो ही ना होगा 100 रुपया में। तो इसमें क्या आ जाएगा इंग्लिश में क्या आएगा रिमेनिंग, हिंदी में क्या आ जाएगा बचा हुआ, बाकी आ जाएगा, बाकी या शेष ये आएगा। समझ आया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्या है, किसी भी व्यक्ति का आय क्या है 100 रुपया है तो उस 20% वो भोजन पर खर्च कर रहे हैं।
तो बचा 20, 100 का 20% क्या 20 रुपये होगा। बचा कितना 80 रुपया। जो 80 रुपया बचा उसका 37.5%, 37.5% क्या कर रहा है, पेट्रोल पर खर्च कर रहा है। 37.5% मतलब कि 3/8, 3/8 का मतलब कि 30 रुपये वो क्या कर रहा है, पेट्रोल पर खर्च कर रहा है। अब बचा कितना 50 का मान लीजिए कि 10% क्या कर रहा है, एजुकेशन पर खर्च कर रहा है 10%, ठीक है। शेष का 10% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। 1/10 कितना 10%, 50 का 10% कितना होगा 10 क्या कर खर्च कर रहा है किस पे, एजुकेशन पर। बचा कितना 40, तो उसके पास बचा कितना 40 रुपया। ये क्या है उसका इनकम, ठीक है, इनकम है। ये क्या है उसका सेविंग, ठीक है। ये और ये बीच में क्या है जो आया वो चेंज आया वो क्या है एक्सपेंडिचर आया। अब बताइए कि खर्च कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, कितना परसेंट खर्च हुआ 20, 30, 60% खर्च हुआ। 60 रुपया खर्च हुआ, 100 पे 60 हुआ, तो परसेंटेज में भी 60% खर्च कितना 60%। अब देखिए 20% क्या हुआ, 20% किस पे खर्च किया, मान लीजिए कि भोजन पर खर्च किया है ना, फूड पे। 20% का फ्रैक्शन वर्ग कितना होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4, इतना 37.5%, 37.5% मतलब कि 3/8। तो मान लीजिए 8 था, उसके बाद 8 था तो 3 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 8 से 3 कितना हो गया 5। 10% 1/10, पहले 10 था, एक खर्च गया 9, 9, ठीक है। देखो तो क्या होगा 4 दूनी 5, 5 तो 20, 9, ठीक है। कितने 11 कितने पे 20 पे, ठीक है। तो मतलब कि 1/5 1/20 तो 5%, तो 55%, ठीक है। 55% क्या हुआ खर्च हुआ, ठीक है। यहाँ पे 60 कैसे है, यहाँ पे 50 का यदि हम ये खर्च हो रहा है तो माइनस ना होगा, माइनस खर्च हो, ठीक है। देखिए अगर 50 का 10% सॉरी, तो 50 का 10% 5 होगा सॉरी, ठीक है। तो 45, ठीक है। तो 55% होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए 5, ये 4 हुआ 8, ये 5, ये 10, 9, 5, 5, 2, ये 20, ये 9 हुआ। देखिए यहाँ पे जो आएगा वो, यहाँ पे जो आएगा ये क्या होता है इनकम होता है, ठीक है। ये जो होता है ये जो आए ये क्या होता है सेविंग होता है, समझ में आया। ये क्या होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय बचत, ठीक है, खर्च, समझ में देख लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सक्सेस मतलब क्या रेशियो या 100 मानकर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना हम रेशियो से कब करेंगे, जब रेशियो में यदि इनिशियल यदि प्रारंभिक और अंतिम में अगर पूछे, प्रारंभिक और अंतिम का वैल्यू दिया, प्रारंभिक का वैल्यू दिया हुआ और अंतिम का मान यदि पूछता है, ठीक है, तब हम रेशियो करते हैं। रेशियो का यूज कब करते हैं हम, जब हमें प्रारंभिक और अंतिम में कुछ निकालना हो, तभी रेशियो से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर बीच में कुछ चेंज दे दिया हुआ है, उसका मान पूछ दिया है और पूछेगा प्रारंभिक या किसी भी चीज़ का मान पूछ देगा, तो हम इस रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इस रेशियो क्या निकालता है इनिशियल और फाइनल का वैल्यू निकालता है, समझ आ गया। रेशियो से हम इनिशियल और फाइनल का वैल्यू क्या करते हैं निकालते हैं, समझ आ गया। रेशियो से इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकलता है, ठीक है।
जो सिंपल, इसमें इनकम बेस्ड वाले में जो सिंपल और सक्सेसिव में दो प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है, इसमें जो सिंपल में बनता है, जो भी परसेंटेज दिया होगा टोटल का, मान लीजिए कि इसमें दे देगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय क्या है 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपये में 10% क्या कर रहा है, 10% वह किराए पर 5% किराए पर खर्च कर दे रहा है, 10% अपने ट्यूशन फी पे खर्च कर रहा है। किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहा है तो 5% क्या कर रहा है वो किराए पर, 10% क्या है फीस पे खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 30% क्या कर रहा है वह घूमने पर खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मतलब कि जो ये 5%, 10%, 30% खर्च कर रहा है, वो क्या है टोटल का 5%, टोटल का 5% खर्च कर रहा है, टोटल का 10% खर्च कर रहा है, टोटल का 30%, टोटल का 5%, टोटल का 5% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, टोटल का 10%, टोटल का 30%, ठीक है। लेकिन यही जब देगा तो देगा किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है, ठीक है। इसका हमने किया तो इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5, 10, 15, 30 कितना 45, तो क्या कर देंगे 100 का 45% क्या खर्च कर रहे हैं, 100 का 45 कितना 4500 का है। लेकिन अगर इसमें दे दिया 5% क्या कर रहा है किराए पर खर्च कर रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है तो 5% किराए पर खर्च कर रहा है, शेष का 10% वह क्या कर रहा है फीस पे खर्च कर रहा है, शेष का 30% ट्यूशन पे खर्च कर रहा है, मान लीजिए घूमने पर खर्च कर रहा है। तो हम इसको जोड़ कर 10, 30, 40, 45, इसका 45% हम नहीं निकालेंगे, समझे। ये क्या शेष का दिया है ना, तो देखिए 20 का 5%, 20 का 5 तो कितना होगा 5 खर्च कर दे रहा है तो कितना बचा 95, और फिर 95 का 10%, 95 का 10% कितना 9.5, तो इसका इस 9.95 में से 9.5 घटाएंगे तो जो भी आएगा, फिर इसका 30% निकालेंगे तो जो भी आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो देखिए इस सक्सेसिव में क्या हो रहा है। तो ये सिंपल होता है, ये क्या स्पेशल होता है, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन जो बनता है इसी पे बनता है, समझ में आया। अब आप लोगों का इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मालूम चल गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीट नंबर 3 को अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा समय हो गया, ठीक है। देखिए हमारा इनकम बेस्ड वाला